हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान 2025 का अनसॉल्व पेपर, जिसका पेपर कोड है 346 JV। इस अनसॉल्व पेपर की सीरीज में हमारा ये तीसरा अनसॉल्व पेपर है 2025 का। इससे पहले हमने 2024 का भी कराया है। तो आप भैया कोई भी अनसॉल्व पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं, फुल सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक अनसॉल्व आपको मिल जाएगा। और अभी भी ये सीरीज चल भी रही है मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनसॉल्व पेपर। जितना अनसॉल्व पेपर आप फिजिक्स का सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और इसी तरह से कई क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आते हैं और आते रहेंगे मेरे भाई। अगर आप 2024 और 2025 के पूरे पेपर यानी 14 पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे भाई आपका 50% क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। ये बात मुझसे चाहे आप लिखवा के ले सकते हो कि भाई दो ही पेपर अगर आप सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेम टू सेम मिलते हैं। आपको क्या करना है, तैयार करना है मेरे भाई। इसीलिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया जाता है। उसके बाद हम आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे मेरे भाई। तो आइए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन करते हैं। पेपर में जो पहला खंड है हमारे पास है, पेपर आपने मैंने बता ही दिया 346 JV है ना। आप अनसॉल्व पेपर में देख सकते हैं, सेट नंबर 4 में दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास से क्रॉप करके हमने खंड वाइज क्वेश्चन लिया है और खंड वाइज हम इसको कराते चलते हैं मेरे भाई। ये मेरा रूल है। तो देखो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई, कि किसी धातु की क्षण पर 3.2 कूलाम का आवेश है। ठीक है सर। धातु में अधिशंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो देखो भैया क्या है, पहले तो सेक्शन डाल देना, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देना। लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए बेहतरीन तरीके से, एक भी नंबर आपके कटने नहीं चाहिए भाई। तो सबसे पहले क्या है, n बराबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और q बराबर हमें दिया है, कितना दिया है, 3.2 कूलाम। और E बराबर हर एक बच्चे को पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है, 19 कूलाम। तो n बराबर अगर हम कहेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, n बराबर क्यों भाई, E हर एक बच्चे को पता है। क्यू का मान 3.2 है और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -19 कूलम। 16 दूना हो जाएगा कितना मेरे भाई, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते 19 चला जाएगा ऊपर, तो +19 हो जाएगा। तो यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका क्या है, सही जवाब है, सही जवाब है, सही जवाब है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। ये हमारे पास भैया एक सवाल हमारी क्या है, लगकर तैयार हो गई। लगकर क्या हो गई मेरे भाई, तैयार हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन हेतु इसमें जोड़ते हैं क्या, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो ध्यान से समझिएगा मैया, भैया मैया नहीं भैया, कि जब आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में एक चीज आपको पढ़ाया जाता है कि धारा मापी का अमीटर में बदलना। तो जब धारा मापी को हम अमीटर में बदलते हैं तो निम्न प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये बात याद होगी। जस्ट उसके बाद आपको एक टॉपिक और पढ़ाया जाता है कि धारा मापी का ओल्ट मीटर यानी विभवांतर में बदलने के लिए। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो धारा मापी को ओल्ट मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते थे, उच्च प्रतिरोध के तार को किसमें जोड़ते थे भैया, श्रेणी क्रम में। यस, सही जवाब, श्रेणी क्रम में। तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है इस हिसाब से मेरा भाई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों का कलांतर होता है। यहां पे बच्चे गलत कर सकते हैं, 90 अंश मार सकते हैं। यहां पर 90 अंश मार सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक चीज पढ़ाया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जावक्री एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। लंबवत कहीं तुम्हारे दिमाग में आया और तुमने 90 लगाया, तुम्हारा हो जाएगा गलत। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी चलती हैं। मतलब जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक साथ क्या है, चल रही हैं। और दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में है तो कलांतर इनका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 2 सही जवाब है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, तो घा देखो, क्वेश्चन नंबर घा। अब आप तो क्वेश्चन नंबर जो घा में बताने जा रहा हूं, पिछली बार 3 बार मैं इसको बता चुका हूं, ये चौथी बार आई थिंक आ रहा है ये।
कितनी पिछले जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना डेरिवेशन के प्लेलिस्ट में, उसमें भी बता रखा है, और उसमें भी ये सवाल टाइप में आया था, सवाल की डेरिवेशन सीरीज में भी मैंने इसको बताया है, कौन जब पढ़ा रहा था चैप्टर तब भी बताया, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं थोड़े से। यहाँ पे क्या है, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम प्रिज्म के बराबर है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। तो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है मेरे भाई, घा। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है जो ए है ना वो डेल्टा एम के बराबर है, तो हमें फार्मूला पता है साइन एन बराबर ए प्लस लेमडा एम बाई टू बटे क्या होता है साइन ए बाई टू होता है। यस सर, एकदम सही बात कह रहे हैं। यहाँ पे लिम्डा देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिम्डा को ए लिख सकते हैं और ए कितना हो जाएगा 2a, 2a से 2a कट जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि लिम्डा और ए बराबर हो गया लिम्डा एम साइन ए बाई टू। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई, क्या बचेगा साइन ए बटे क्या होगा साइन ए बाई टू। अब यहाँ पे हमारा क्या करना है मेरे भैया कि आप यहाँ पे साइन ए का फार्मूला लगा दो, हाफ एंगल फार्मूला जिसे कहते हैं। तो 2 साइन ए बाई टू हो जाएगा कॉस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू मेरे भाई मर जाएगा, तो एन बराबर क्या बचेगा 2 कॉस ए बाई टू। आई थिंक कोई ऑप्शन आपका मिल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब कौन है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही जवाब है। तो सी आपका क्या है मेरे भाई सही जवाब है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अब इसको मैं मेट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे 2 क्वेश्चन है यही करेंगे हम। हटा रहे हैं भैया, टेक अ स्क्रीनशॉट। चल ये हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपका अंगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछ रहा है। तो देख भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कैसे निकालते, यम बराबर क्या होता है आपको पता है आई ए। आई क्या है एम्पियर है, आई क्या है एम्पियर है, और ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका क्या है सही जवाब है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कई बार बता रखा है, दोबारा आया था। अब क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको 2 से 3 नंबर में होना चाहिए ये सवाल, लेकिन 1 नंबर में आई है। देखो कि धातु की सतह की देहली तरंग दैर्ध्य दी गई है 2000 एंगस्ट्रॉम और 1000 एंगस्ट्रॉम की आपतित प्रकाश किरण होने से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। चलिए भैया क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर क्या है एक का, क्या क्या दिया है, देहली तरंग दैर्ध्य को लिम्डा नॉट से लिखते हैं, 2000 एंगस्ट्रॉम दिया है, एंगस्ट्रॉम में बदल लेंगे 10 की पावर -7 हो जाएगा। देखो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के घाते -10 मीटर, तो यहाँ 3 जीरो है तो 10 की घात -3, 10 की घात -10 है तो 3 पावर और कम हो जाएगी, तो ये मीटर में हो जाएगा। दूसरा है लेमडा नॉट, इसी तरह हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते -7 मीटर, मीटर में बदल दिया भाई, सिंपल सी चीज है ना, तब ये सब जानते हो आप। हमसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछो या गतिज ऊर्जा पूछे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो भैया आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लगाएंगे क्योंकि उसी चैप्टर का ये सवाल है। तो देखो यहाँ पे K बराबर होता है E माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे कार्यफलन है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं H, ये लिखा जाता है न्यू और न्यू नॉट, और इसको भी हम और लिख सकते हैं क्या यहाँ पे न्यू। देखो यहाँ पे न्यू तो दिया नहीं, आवृत्ति के रूप में तो दिया नहीं है, तरंग दैर्ध्य के रूप में दिया है, आवृत्ति बराबर होता है C बाई लेमडा। तो यहाँ पे हो जाएगा एच सी बाहर हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 बटे लेमडा माइनस 1 बटे सॉरी और 1 बटे लेमडा नॉट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दे रहा हूँ। फार्मूला हमारा ये बना मेरे भाई, अब आपको दिख रहा होगा। तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, के बराबर क्या निकला, यहाँ पे हमें मान रखना भैया एच का मान 6.63, ये सब मान आपको याद नहीं रखना है, बोर्ड एग्जाम में लास्ट में दिया रहता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, सी का मान बच्चे बच्चे को पता है 3 गुणे 10 घाते 8। अब यहाँ पे लिम्डा, लिम्डा का मान कितना है, लिम्डा का मान कितना है 1 गुणे 10 के घाते -7, और फिर लेमडा नॉट का मान कितना है 2 गुणे 10 के घाते -7। क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे भैया, ऐसे चलते रहो, चलते रहिए भैया, चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए। ठीक है,
यहाँ पे अब हम चाहे गुणा कर दो या ऐसे 6.63 इंटू 3 लिख दो। अब यहाँ पे 34 में से 8 माइनस कर दोगे पावर ना, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान से देखो आप, दोनों में 10 की पावर -7 कॉमन है, तो 10 की पावर -7 बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस सर, यस सर, यस सर, सब कुछ क्लियर हो रहा है भैया? अगर नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा। तो यहाँ से इसको हम 3 से जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 दशमलव, हालांकि HC का मान तुम्हें मैंने बताया है कि याद रखना है, ये आ गया। अब यहाँ पे ऊपर 26 है, नीचे से -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और 26 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा -19। तब तक यहाँ 1 में से आधा गया तो हो जाएगा आधा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 से इसमें क्या कर दें हम, डिवाइड मार दें। 2 से डिवाइड मारोगे मेरे भाई, जब इसमें आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे, किससे मारना है आपको, 2 से डिवाइड मारना है कि नहीं मारना है, बताइए भैया, मारना है ना जी? अरे बोलो 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 कि नहीं बोलना है, बोलना है ना जी? अब आप इसको भाग कर दो, अब ये तो आ जाएगा जूल में, इसमें आ जाएगा जूल में, ये काम आप खुद कर सकते हो। अब ये मान आपका जूल में आएगा, जूल से आप जो भी मान आएगा, या फिर आप जो है, और ठीक ठाक सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, ठीक है, बढ़िया है, सब सही है, चलिए। हम ओके 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 ओके, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से जो भाग करने पे जो हमारा आ रहा था, इसको हम भाग कर दें, तो अगर आप इसको भाग करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दशमलव आपका आ जाएगा 94, पूरे 10 के घाते कितना हो जाएगा -19, ये कितना आ जाएगा जूल। तो आप क्या करोगे, हम ही कर देंगे। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए सब कुछ सिखाया गया है, इसमें 9.94 में इंटू 10 टू द पावर कितना है -19 कूलम, और कितने से भाग कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 19 कूलम से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। जब आप इसका भाग करेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी हो जाएगी, पॉइंट्स इधर हो जाएगा, 16 छक्का 96, हाँ ठीक, 6 पॉइंट मेरे भाई, 6 पॉइंट आपकी जो एनर्जी है वो 6.2 आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तब तक ये से ये आपका कट गया है, आपका एक ऑप्शन मिलने लगा है, वो ऑप्शन नंबर है कौन है आपका सही जवाब, क्या है ऑप्शन नंबर ए, आपका ए क्या है सही जवाब है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई भाई? इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ये 1 नंबर की सवाल थी नहीं, इसको देना चाहिए था 2 से 3 नंबर में, और ये गलती से कभी कभी हो जाता है कि 1 नंबर की सवाल है 3 नंबर में आ जाती है, 3 वाली कभी कभी एक जैसी भी, 2 जैसी भी लगती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब है सेक्शन अपना है बा, यानी सेक्शन 2 है। इसमें क्या पूछा है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रा मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया, क्या होता है वेबर होता है, क्या होता है वेबर। पहला प्रश्न खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, दो का खा क्या कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। तो क्या कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं मेरे भाई, क्या कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा हो, सेल के द्वारा जो दी गई ऊर्जा है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। असेल का विद्युत वाहक बल बराबर डब्ल्यू अपान क्या होता है, क्यों डब्ल्यू यहाँ पे कार्य बटे आवेश होता है। ये हो गया, ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर है आपका मेरे भाई दो का गा, दो का गा क्वेश्चन है, सवाल है, तो इसको हम कर देते क्या है, किसी स्वप्रेरकत्व का मान यल का मान दिया है 6 मिली हेनरी है, तो इसको हम बदल लेंगे हेनरी में, 6 गुणे 10 के घाते -3 हेनरी हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें प्रवाहित धारा इतने प्रति सेकंड एम्पियर पर सेकंड है, यानी कि ये है आपकी डेल्टा आई अपॉन डी टी का, चाहे डी आई बाई डी टी का, कोई दिक्कत नहीं है। धारा आपकी दी गई कितनी 10 की पावर 3। तो कुंडली एम्पियर पर सेकंड है, तो कुंडली में क्या पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला हमें भाई पता है क्या होता है, यहाँ पे परिमाण लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका परिमाण लीजिए। तो L बराबर डी आई बाई क्या होता है डी टी, डी आई बाई क्या होता है डी टी। तो बस इसी पे मान रख दो भैया, L का मान कितना है 6 गुणे 10 के घाते -3, और डी आई बाई डी टी का मान 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 कट जाएगा, कितना बचेगा 6 वोल्ट आपका, यही मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या छोटी सी सवाल समझ में आई, क्या छोटी सी सवाल समझ में आई, ये 3 चीजें हो गई। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमी लिखना है, तो आइए देख लेते हैं। तो भैया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख कमी आप लिख सकते हैं क्या, कि यह मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। यह मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में क्या होता है, असफल होता है ना। अगर इसको डिटेल में देखना है तो भैया चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर में मैंने पढ़ाया है।
कि क्यों असफल होता है, ये सब कारण वगैरह बताया। यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे विद्यार्थियों को याद भी है। अब दूसरा के एक और लिख देना, यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या को नहीं समझा सका। ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, दो प्रमुख कमी लिख दिया मैंने, एक कि अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरे पास मेरे भाई क्या था, क्या शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, ठीक है। अगर शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम यानी ताप 0 केल्विन है तो इसकी चालकता पर टिप्पणी लिखिए, इसकी चालकता पर टिप्पणी लिखना है। आइए देख लेते हैं। आइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लेते हैं, है ना। देखो भाई क्या है, तो कहाँ भी चले गए क्या, यहाँ पे है हमारे पास, देखिए 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 देखिए, क्या कह रहा है, कलम चेंज करूं, देखो यहाँ पे क्या है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कुचालक एवं अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है सर। जो 0 केल्विन अगर ताप है तो जो शुद्ध अर्धचालक है वो कुचालक होता है या तो अर्धचालक, सॉरी कुचालक होता है या तो अचालक होता है। अर्धचालक बोल दिया था मैंने, यहाँ पे कुचालक और अचालक होता है की तरह व्यवहार करता है। 0 केल्विन ताप है तो अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो इसकी चालकता बढ़ती है, तो ताप बढ़ाने पे ये चालक की तरह भी बिहेव करने लगता है। लेकिन यहाँ पे 0 केल्विन ताप पर पूछा है तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कुचालक एवं अचालक की तरह व्यवहार करता है। ताप बढ़ाने पर शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। जब चालकता बढ़ती है यानी ताप बढ़ाएंगे तो ये चालक की तरह काम करने लगता है। फिलहाल यहाँ 0 केल्विन तापे बताना था आंसर, ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था, जरा देख लिए लास्ट क्वेश्चन तक क्या था, इसको तो सवाल है, करना पड़ेगा। क्या है, एकल जिदी विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय निम्निष्ट के लिए विवर्तन कोण 60 अंश, विवर्तन कोण आपका 60 अंश दिया है, थीटा 2। जिदी की चौड़ाई लिम्डा के पदों में ज्ञात करना, ठीक है भैया, ये लगा लेते हैं बढ़िया से, यहीं लगा देते हैं, यहीं पर लगा देते हैं। तो भैया हमारे पास क्या है, थीटा 2 जो दिया है ना वो कितना है, निम्निष्ट है इसलिए 60 अंश है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेडियन में इसको आप बदलना चाहेंगे तो पाई/3 होता है, सबको पता है, ये छोटी सी बात। अब चूंकि थीटा 2 बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, 2 लैम्डा/ई। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ई का मान, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा/थीटा। 2 मान रख दो, 2 हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, थीटा 2 का मान पाई/3, यही तो होगा, पाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोलो सही है, बोलो सही है, बोलो। तो यहां से हम कर सकते हैं 3 दूना 6 लैम्डा/पाई। अब आप इसी पदों में लिखना चाहें तो लिख दें, वैसे लेमडा के पदों में ही कह रहा है तो इतना ही छोड़ दें, तब भी आपका थीटा 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको और सॉल्व करना है तो भैया आप यहाँ पे 6.314 इंटू लेमडा आपका बरकरार रहेगा, क्योंकि लेमडा के पदों में ही निकालना है। तो बस आप कुछ ना करो मेरे भाई, आप 6 में भाग कर दो, बहुत सही, जाए खत्म, है ना। 6 में आप भाग कर दो, कितने कितने से भाग करना है, 6 भागे आपके दो, 3.14 कर दोगे तो यहाँ से अगर आप भाग करते हो तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, 3 दूना 6, नहीं 3 एकम 3, 1 × 10 की घात, बस बस इतना ही, लेमडा आ जाएगा, छोड़ो, लेमडा के पदों में ही निकालना है, बस ये लेमडा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फार्मूला याद रखना है बस, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ये आई थिंक मेरे हिसाब से हो गया। इसमें क्या है, सेक्शन बा में क्या है, पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए, एक एक नंबर के थे, इससे ज्यादा टाइम तो वो लिया ऑप्शनल वाला ना, उसमें एक सवाल ज्यादा बढ़िया आ गई, इसलिए चलिए ये खत्म हो गया। अब सेक्शन नंबर सी में चलते हैं। सेक्शन सी में सवाल है पहले भाई, क्या है जरा देखिएगा, सवाल है सेक्शन सी में पहली सवाल। चल अपन यहाँ पे कर सकते हैं इस सवाल को, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का, उससे ऊपर आपको सेक्शन भी डाल देना है, ठीक है। चलिए मैं ही डाल देता हूँ, नहीं आप कहोगे क्या है सर जी, ये हो जाएगा, ठीक, सेक्शन सी है। अब यहाँ पे आपकी का नंबर सवाल क्या है, जरा ध्यान से एक बार पढ़ो। कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, मध्य बिंदु ओ भू संपर्कित है, यानी पृथ्वी से जुड़ी है।
बिंदु P और O पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु P और O पर क्या है, विभव की गणना करनी है। ठीक है भैया, तो हमें क्या है, एक्चुअल में हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा कि VP VQ का जो विभव है वो कितना है, इतना तो दिया है, कितना, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट दिया है, इनके बीच का जो विभवांतर है वो 20 वोल्ट दिया है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, VP पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, और VQ हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है सर, ये दोनों विभवांतर क्या है हमारा, पूछ रहा है, अच्छी बात है। अब ये आप ध्यान से देखें, चित्र में आप देखेंगे कि मैं चित्र अलग से बनाऊं, चित्र में आप देख पा रहे हैं, चलिए चित्र में ऐसे देख लीजिए। यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु मान लो, यहाँ बी मान लो, ए मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो यार, ए मान लो। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं बी, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं बी। अब हम अगर हमसे कहा जाए कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र कहा जाए प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर अगर हमसे विभवांतर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, विभवांतर, प्रत्येक 4 है विभवांतर, तो हम क्या कहेंगे, तो भैया यही तो कहेंगे ना कि कितना है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 संधारित्र लगे हैं, तो हो जाएगा 5 वोल्ट। यानी प्रत्येक पर कितना है, देखो ध्यान से समझो मेरे भाई, कह रहा है कि हमें क्या करें, अगर हम प्रत्येक संधारित्र पर पोटेंशियल निकालना चाहें, तो देखो ये जो O वाला बिंदु है आपका, वो O वाला जो बिंदु है वो पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से क्या है, जुड़ा है। प्रत्येक पे अगर 4 वोल्ट लेंगे तो 5 चौक 20 वोल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए लिख दिया प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। यानी 5 वोल्ट इस पे भी है, सब पर कितना है, 5V यहाँ भी है, 5V यहाँ भी है, 5V यहाँ भी है, 5V यहाँ भी है, मतलब पांचों पर, चारों सर्किट पर, संधारित्र पर कितना वोल्टेज है, 5-5 वोल्ट का। ठीक है सर, अब यहां से हम एक चीज ये कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे जो बी बिंदु माने, पहले हम ओ तक का निकालेंगे, पहले ओ तक का निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, Vp माइनस Va, पहले V से P से V तक जाएंगे, P से A तक, तो Vp माइनस Va बराबर हम क्या कह सकते हैं, Va माइनस Vo। देखो ये आप ध्यान से देखना चित्र में, इतने को मैं निकाला हूं, इतने का पोटेंशियल निकाला हूं, इतने का, तो देखो P से A से O, यही तो लिखा है, विभवांतर बराबर है आपस में, और किसके बराबर होगा जरा देखो, क्योंकि सब पे बराबर है, अब ये भी किसी का ना किसी के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किसके, जरा देखना, ये भी तो बराबर होगा किसी के, किसी ना किसी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो O से B, अब तुम देखो O से B क्या है, O से B विभवांतर, सॉरी, VO माइनस VB बराबर क्या होगा, VB माइनस VP, VQ बराबर कितना है, 5 वोल्ट तो है भैया हर जगह, ये बतिया तो सही है ना, देखो सबका अंतरवा 5 वोल्ट के तो बराबर है, सब पे विभवांतर 5 वोल्ट है, ये मैंने लिख दिया। अब चूंकि VO का मान कितना है, 0 है, क्यों 0 है, पृथ्वी का जो वोल्टेज है मेरे भाई 0 माना गया है, पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो क्या है, 0 माना गया है, ये बात आप याद रखेंगे, पृथ्वी का जो वोल्टेज है क्या है, 0 माना गया है। तो बस सिंपल सी है, अगर देखो, अब आप सोच के देखो, अगर हम निकालें V से O तक का, देखो सीधा सीधा आप लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत है नहीं, VP माइनस VO विभवांतर निकालेंगे तो कितना होगा, अब देखो, अरे भाई ये अपना क्या है, P से A तक का 5 वोल्ट, A से O तक का 5 वोल्ट, 5 वोल्ट कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अब VO का मान 0 है तो VP बराबर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, इसमें कौन सी बात है, ले भैया VP का मान 10 वोल्ट हो गया। सेम इसी तरह से भैया, सेम इसी तरह से, बिल्कुल टेंशन नहीं लिएगा, सेम टू सेम इसी तरह से क्या करना है आपको, दूसरे का भी निकाल लेना है, क्या कर दोगे, तो ओ से चलेंगे बी पे, देखो ओ से बी, ध्यान से देखो चित्र में, ओ से बी और बी से क्यों, तो ओ से हमें विभवांतर निकालना है, ओ विभवांतर क्या हो, ओ ओहो, वी ओ माइनस वी क्यू,
वी ओ माइनस वी क्यू निकालेंगे तो बरा वी क्यू, क्यू आपका कैपिटल लेटर है वी क्यू। तो भैया इधर भी तो देखो, ओ से बी तक का वोल्टेज कितना है 5 है, और बी से पी तक का है 5, 5 5 क्या हो जाएगा, ये फिर से 10 हो जाएगा, लेकिन इसका तो मान कितना है 0 है, तो माइनस वी पी हो जाएगा, माइनस वी क्यू हो जाएगा, तो क्यू ओ बराबर कितना कहेंगे -10 वोल्ट हो जाएगा। तो जितना इधर पॉजिटिव होगा उतना ही उधर क्या होगा, नेगेटिव विभवांतर होगा मेरे भाई, नेगेटिव विभवांतर होगा। ठीक है, प्रत्येक देखो जो ओ बिंदु है वहां पर विभवांतर आपका 0 है, 5 5 में बटा है, तो इस तरफ राइट लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ रहा है और राइट साइड में क्या है नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ओ से चल रहे हैं तो ओ माइनस ओ पी करेंगे तो माइनस में आ जा रहा है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न। आई होप कि आप क्लियर है, आई होप कि आपको अब क्लियर है। बोलो भैया, यस सर यस सर यस सर, जल्दी से हरिया भरिया 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 जल्दी से। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर आपके 2 पे चलेंगे। 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या, एम्पियर के परिपथी नियम को लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। एम्पियर का परिपथी नियम हमें लिखकर इसको क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना। तो आइए सिद्ध कर लेते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई आपको बता दूं कि एम्पियर का नियम क्या होता है, सबको अच्छे से पता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको याद भी रखा जाता है कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। कि इस नियम, पहली बात तो ये नियम जो है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो हम कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ या किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन का मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल बीडीएल। ये जो लूप लगाया ना इसका मतलब होता है बंद समाकलन। उस बंद परिपथ में, उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, धारा इन का मतलब है उस बंद पृष्ठ के अंदर की धारा, इसलिए धारा इन लिखा, का म्यू नॉट गुना होता है, वही क्या होता है हमारा एम्पियर का परिपथी नियम होता है, वही हमारा क्या होता है एम्पियर का परिपथी नियम होता है। बढ़िया से आपको हेडिंग लगा के मेरे भाई ऐसे लिखना है, प्रश्न खंड सा लिखना है या खंड सेक्शन सी लिख देना, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का हेडिंग लगाओ, फिर इसको लिखो, फिर सूत्र लिखो, ये लिख दिया आप। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन करने वाले। इतना तो आपको लिखना है, फिर इसको कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक बंद चालक ले लेंगे, कोई सा भी एक सर्कुलर, है ना। तो यहां पर देखो, आइए इसको प्रूफ किया जाए। ये नियम आपको बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने क्या लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। तो यहां पर एक चालक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चालक, ये ठीक है सर, क्या है ये चालक। इसमें हमने क्या प्रवाहित कर दिया, चालक में क्या है धारा, मैंने आई प्रवाहित कर दिया, धारा क्या कर दिया, आई प्रवाहित कर दिया। और इसमें जो धारा है वो मैं कह रहा इस तरह से जा रही है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो तार है वो हमारा अनंत लंबाई का है, कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया है, ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ के हर एक बिंदु पर देखो, हर एक बिंदु पर चाहे जिस बिंदु पर आप निकालेंगे, हर एक बिंदु पर सेंटर से जो दूरी होगी वो त्रिज्या आर होगी, और हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और बीडीएल की जो दिशा है वो सेम होगी। चुंबकीय क्षेत्र और बीडीएल की जो दिशा होगी वो सेम होगी। यहाँ पे जैसे स्पर्शी दिशा में होगी, ये क्या होगा, स्पर्श रेखीय दिशा में होगा, ये हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। और सेम इसी दिशा में मेरा भाई डीएल भी होता है, सेम इसी दिशा में क्या होता है डीएल। तो वृत्त के जो स्पर्श रेखीय दिशा में दोनों होते हैं, स्पर्श रेखीय दिशा में दोनों क्या होते हैं अरे भाई होते हैं। तो यहां से भाई अब हम आपको बताएं, तो यहां से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे क्या है कि धारा हमारी आई प्रवाहित हो रही है, वो भी क्या है क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, तो पहले तो हम ये कहेंगे कि भाई ये अनंत लंबाई के चालक तार का सूत्र क्या होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है इस दिशा पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लिखते हैं अनंत, ये चीज तो आपको पता होना, अनंत लंबाई, लंबाई के चालक तार, चालक तार के सूत्र से, तो भैया ये तो तुम्हें आपको याद होना चाहिए। तो भैया ये होता है b बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू होता है आई बाई आर, आई बाई क्या होता है आर। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें अल्पांश लंबाई है, तो दोनों पक्षों में एक काम करते, दोनों पक्षों में डीएल से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में डीएल से गुणा करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में
डीएल सदिश से गुणा करके आगे लिख देते हैं समाकलन करने पर, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे, बी डॉट हो जाएगा डीएल, बंद पृष्ठ के लिए है, और यहाँ पे केवल ये जो पूरा है म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये सब पूरा अपना बाहर चला आएगा, आपको पता है कांस्टेंट है ये सब, क्लोज इंटीग्रल डीएल हो जाएगा ये, ठीक है सर। अब अभी एक चीज आपको पता है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हर एक बिंदु पर इसके स्पर्श रेखी दिशा में जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में होता है उसका अल्पांश लंबाई भी क्या है, उसी दिशा में स्पर्श रेखी दिशा में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन? यहाँ पे जो थीटा है वो अपना कितना है, 0 है। वाई थीटा 0 है क्योंकि जो बी है और जो डी है वो दोनों कितने हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी डॉट डी एल कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा का मान 0, तो ये केवल लिख देंगे बी डी एल, यहाँ पे हो जाएगा बी डी एल इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर आपका भैया म्यू नॉट आपका है ही है ऐसा, 2 पाई ऐसा रहेगा, इंटू आई बाई आर आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्लोज एंड इंटीग्रल डीएल का मान क्या होगा भैया, देखो अब यहाँ पे थोड़ा छोटा अगर हम डीएल लेंगे, छोटा ऐसे डीएल, फिर डीएल 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 डीएल, अंत में ये किसके बराबर होगा भाई, ये जो अल्पांश लंबाई है ना, छोटे से पार्ट की लंबाई, अगर पूरी लंबाई को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वृत्त ही तो बनेगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। भाई क्लोज इंटीग्रल डीएल का क्या मतलब होता है कि पूरे तार की, पूरे सर्कल की, पूरे बंद पृष्ठ की लंबाई, तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई क्या हो जाए आर। अब यहां से जो लोग कट रहे हैं कट दो भाई मेरे भाई, एक आर से एक आर कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, पूरा कट गया। आपका यहाँ बी कॉमन हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा कॉमन, कॉमन ना करो आप, सीधा सीधा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल अपना ऐसे लगाए रहो, आप इसको ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं डॉट प्रोडक्ट का। बचा क्या, म्यू नॉट, यही तो आपकी क्या है, यही तो मेरे भाई क्या है आपकी, यही तो आपकी क्या है, यही तो आपके एम्पेयर का परपथीय नियम है, तो यही मेरे भाई आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इतना आसान है, आपको कर लेना चाहिए। क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें समझ में आई मेरे भाई, इतना आसान डेरिवेशन है, आप आसानी से मेरे भाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये हमारा हो गया 2 का अच्छा का ये खा था, सॉरी ये क्वेश्चन अपना खा था, मैंने यहाँ पे का डाल दिया है, इसको हटाओ, और ये 3 का खा है, क्या लिखता है जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 का खा चल रहे हैं, 3 का खा, सॉरी 2 का का हो गया था, ठीक है, तीसरा कर रहे हैं ना, हो गया। अब तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है जरा देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी इसी में है कि प्रकाश ध्रुवण का अर्थ समझाइए, उपयुक्त चित्र की सहायता से ध्रुवित अध्रुवित में अंतर दर्शाइए। आइए देख लेते हैं, आइए आइए आइए, देखो भाई यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से सुनो। पहले तो हम बता दें ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश का अर्थ बता रहे हैं कि प्रकाश कणों का दोलन एक सीमित दिशा में होता है, प्रकाश जो कणों का जो दोलन होता है, कंपन होता है, एक सीमित दिशा में होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि प्रकाश के कण तल के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते हैं या सभी दिशाओं में दोलन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश है। चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश क्या है, इस तरह से दिखाया जाता है, जो एक सीमित रेखा में क्या है, चलता है, कण की लंबवत गति करेगा, संचरण इसका लंबवत होता है वैद्युत सदिश के, लेकिन एक सीमित दिशा में। लेकिन जो अध्रुवित प्रकाश है ये क्या है, चारों दिशाओं में क्या होता है, लंबवत गति करता है, कंपन होता है, लेकिन संचरण के लंबवत गति करता है, कंपन करता है, लेकिन चारों दिशाओं में। इस तरह से चित्र बना सकते हो। बाकी अंतर मैंने लिख दिया है कि ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर, ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर सीधा से आप बता सकते हैं, सीधा अंतर कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन संचरण दिशा के लंबवत एक दिशा में होता है, संचरण दिशा के लंबवत एक दिशा में होता है। ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होता है संचरण दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में होता है या एक दिशा में होता है, जबकि अध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होता है संचरण दिशा के लंबवत होता है परंतु सभी दिशाओं में, उसमें संचरण दिशा के लंबवत ध्रुवित में एक दिशा में होता है, इसमें क्या होता है, सभी दिशाओं में होता है। चित्र में आपको देखने को मिल रहा है, इतना ही हमें क्या करना था मेरे भाई, आंसर लिखना था। चीजें आपको याद भी है क्योंकि आपने एक बार पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड के अग्र अवनति
पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त कीजिए। प्राप्त करने हेतु परिपथ का आरेख बनाना है। ठीक है सर। अग्र अभिनति का संधि के अवक्षय परत का प्रभाव उल्लेख कीजिए। तो पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति के अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है और दूसरा कि अग्र अभिनति में संधि का अवक्षय परत से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। आइए भैया, आइए भैया, आइए आइए आइए। ये हो गया। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक चित्र बना दिया। पहले तो हमने हेडिंग लगा दी मेरे भाई क्या कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की अभिलाक्षणिक। यहाँ पर हम जो है एक्स एक्सिस पे अग्र वोल्टेज लेते हैं और वाई एक्सिस पर क्या अग्र धारा लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पर अग्र धारा लेते हैं और एक्स एक्सिस पे अग्र वोल्टेज। अब पहले जो है धारा का मान यहाँ से 0 0 बढ़ता है, फिर लगातार धारा का मान यहाँ से वोल्टेज का लगातार धारा का मान यहाँ से क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये जब यहाँ पे जो विभव है आपका, जो बाह्य विभवांतर है, वो निरोधी विभव जो वीबी होता है, आप चित्र में देखेंगे जब आप इसको टॉपिक को पढ़ेंगे तो जो वीबी होता है वहां से कम हो जाता है, तो यहाँ पे धारा का प्रवाह होता है। और धारा का इसमें जो प्रवाह है वो मिली एम्पियर में होता है। मेरे भाई इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 में चले जाइए। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति पश्च अभिनति बताई गई है और उसमें आपका अभिलाक्षणिक वक्र भी बताया गया है बहुत बढ़िया से, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां से आपको क्लियर होंगी। यहां से मैं क्लियर करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर की आइडिया होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन क्वेश्चन रट लें, फिर आप रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चैप्टर की चीजें आपको पता हो, फिर चीजें आपको बताई जाए तो आपको समझ में आएगी। तो एक बार उसको आप जरूर देखें। फिर हमसे पूछा था अवक्षय परत का प्रभाव, पूछा था ना, अवक्षय परत का हमसे क्या पूछा था, प्रभाव। भैया हम अवक्षय परत का प्रभाव भी लिख सकते हैं कि अवक्षय परत का प्रभाव क्या क्या होता है। तो देखिए ध्यान से सुन लीजिए कि अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। कब? किस अग्र अभिनति में? अग्र अभिनति में जो अवक्षय परत की चौड़ाई है होती है कम हो जाती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी इसमें बहुत कम हो जाता है। और दूसरी चीज विभव अवरोध घटता है। जो विभव प्रचीर होता है, जिसको विभव अवरोध कहते हैं, निरोधी विभव भी कहते हैं, ये क्या होता है, घटने लगता है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि अवक्षय परत कम होने लगती है। जब विभव अवरोध घटने लगता है तो बहुसंख्यक आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो उसमें बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, जो अवक्षय परत होता है, पीएन संधि पी और एन क्षेत्र के बीच में एक हिस्सा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कोटर नहीं पाया जाता, उस हिस्से को अवक्षय परत बोलते हैं। उसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ना है। तो मेरे भाई आपको चैप्टर में जाना पड़ेगा एक बार। मैं यहाँ पे एक एक बात बोल दूंगा बस। तो यहाँ पे है कि बहुसंख्यक आवेशों का प्रवाह होता है जिससे धारा की तीव्रता बढ़ जाती है। जब बहुसंख्यक आवेश प्रवाहित होने लगते हैं तो धारा हमें तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत होती है या दिखती है। तो हमें यहाँ पे जो धारा है वो मिली एम्पियर में प्राप्त हो जाती है। यही इसका प्रभाव है अवक्षय परत का। ठीक है भैया, कि अवक्षय प्रभाव, अगर अवक्षय परत कम होने लगेगी तो विभव भी कम होने लगेगा और बहुसंख्यक आवेश प्रवाहित होने लगेंगे और धारा की तीव्रता बढ़ जाएगी, यानी धारा तेजी से बढ़ने लगती है इस प्रभाव से। किसके? अग्र अभिनति के अवक्षय प्रभाव से। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। मेरे भाई तीसरा का क्वेश्चन पूरा क्लियर, पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में खंडदा है। खंडदा में देखो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के यनवी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है। ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यस सर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा बामर एवं पार्श्व श्रेणी रेखाओं का संक्रमण दर्शाइए। ठीक है, मैं 2 ही संक्रमण दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो प्रश्न उत्तर नंबर 4 का लिख दिया, ये सूत्र दिया है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यन क्या है, यन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन है, ये यन का मान है। अगर हमारे पास 5 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, ये भी आप चैप्टर नंबर आप देखेंगे 12 में, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा ये। ठीक है भैया, अभी यहाँ पे हम जितनी चीजें पूछा गया उतना रिक्वायर आंसर देना है। बामर श्रेणी क्या, देखो 5 प्रकार की श्रेणियां होती है। लाइमन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी होती है, पाशन श्रेणी होती है, ब्रैकेट श्रेणी होती है और फुंड श्रेणी होती है। ठीक है, 5 श्रेणियां होती हैं जिसमें से कह रहा है कि बामर श्रेणी और पाशन श्रेणी का संक्रमण दिखाइए। तो बामर श्रेणी के लिए जो n1 का मान लेते हैं वो 2 होता है और n2 का मान 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। उसके लिए जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1/n1 स्क्वायर पे n के स्थान पे मैंने 2 लिख दिया, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आंसर के रूप में तरंग दैर्ध्य आपका आ जाता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया है, बहुत ज्यादा अच्छे से। अभी इतना यहाँ पे करना है। पार्शियल स्टडी के लिए क्या करना पड़ता है, n1 का मान 3 लेना पड़ता है, n2 का मान 4 5 6 7 एंड सो ऑन ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ भी रखोगे n1 के स्थान पे 3, तो ये हो जाएगा
क्रम। अब ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है, तो भैया ऊर्जा स्तर आरेख है, तो ये जो पहला है मूल स्तर है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, 7, 8, 9, इनफाइनाइट तक ऊर्जा स्तर को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, खींच सकते हो। ठीक है भैया। और पहले कक्षा की जो एनर्जी है वो भी हमने यहाँ पे लिख दी है, दूसरे कक्षा की एनर्जी, तीसरे कक्षा की एनर्जी, चौथे कक्षा की एनर्जी, सारी एनर्जी आप निकाल सकते हो क्योंकि फार्मूला दिया है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारे कक्षा की एनर्जी अपन लोग अच्छे से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। तो हमें क्या करा था कि बामर और पाशन श्रेणी का क्रम निकाल कर, तो देखो भैया हमने पहले वाले के यहाँ वाले को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे लाइमन श्रेणी मिलती है, तो लाइमन श्रेणी का दिखाना तो है नहीं कह रहा कि संक्रमण, तो हमने केवल 2 ही श्रेणी का निकाला है, तो यहाँ से हमने पहले ऊर्जा स्तर को छोड़ दिया है। ठीक है भैया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से कम होते होते जाएंगे, तो यहाँ बामर मिल जाएगी, यहाँ पे श्रेणी, यहाँ पे हमारी कौन सी श्रेणी मिल जाएगी, बामर श्रेणी मिल जाएगी, और उससे एक कम करते चलेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, पाषाण श्रेणी का मिल जाएगी, इससे कम करते तो फुंड ब्रैकेट श्रेणियां मिलती चली जाती है। इसका पूरे पांचों श्रेणी, हालांकि पांचों श्रेणियों का भी ऊर्जा स्तर आता है, हर बार आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ 2 ही का ही पूछा था इस क्वेश्चन में, तो मैंने 2 ही का ही ऊर्जा स्तर खींचा है। ठीक है मेरे भाई, आपको इतना काम करना है, लेकिन एक काम और करना है, जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़ा एक बार चैप्टर जरूर पढ़े, जरूर पढ़े भाई। चैप्टर कौन सा मिलेगा भैया, ये चैप्टर है आपका 12। चैप्टर 12 आप जब खोलोगे ना मेरे भाई, तो आपको ये वाली चीज आपको मिलेगी, बढ़िया से एक बार आप पूरा पढ़ लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल बामर और पाषाण श्रेणी दिया है, वहां पे 5 के पांचों श्रेणियों का ऊर्जा स्तर आरेख खींचना होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन का जवाब इतना ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या है, देखिए भैया क्वेश्चन अगला क्या, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, एक पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का फार्मूला व्युत्पन्न कीजिए, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या लेंस की फोकस दूरी के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। भैया इसको 3 से 4 बार करा चुका हूं, एक तो चैप्टर में कराया हूं पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन, और जब वन शॉट डेरिवेशन की सीरीज चली है, वन शॉट डेरिवेशन की सीरीज में मेरे भाई आप चैप्टर नंबर, मैं चैप्टर बता दूं, चैप्टर 9 में वन शॉट डेरिवेशन की सीरीज बताई गई, चैप्टर 9 आप तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वन शॉट डेरिवेशन के नाम से सीरीज है, चैप्टर नंबर 9 में चले जाओ, इस पूरे प्रश्न का आंसर एज इट इज लिखा है, जैसा प्रश्न है यहाँ पे, तो एक ही प्रश्न पूछा गया, इस तरह के जितने प्रश्न पूछे गए वो सब मैंने कराए हैं, तो वहां से एक बार देख लो भाई, ये प्रश्न आप स्वयं कर लोगे, कई बार करा, लेंस मेकर फार्मूला बहुत बार करा चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब ये सवाल तो मुझे करना पड़ेगा भैया, ये सवाल भी मैंने एक बार करा दी है चैप्टर के दौरान, लेकिन इसको मैं आज दोबारा लेके आया हूं, 2025 का क्वेश्चन है भैया, 2025 का अनसॉल्व पेपर चल ही रहा है, तो आएगी तो है ही भाई, आएगी तो है ही। अब ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है सब लोग, भैया सबको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा चित्र को और बड़ा करता हूं, इसी चित्र में ही सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है भैया, क्योंकि क्वेश्चन होने वाला है ये आपका बड़ा, ठीक, ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलिए एक एक काम करना है, सबसे पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का 2 नियम होता है, कई बार बता दिया हूं, आप चाहो तो अपने से लिख सकते हो, बाकी हर विद्यार्थी को याद भी होगा, मैं बता भी दे रहा हूं एक बार। किरचॉफ का जो परिपथ संबंधी नियम कह रहा है, तो दूसरा वाला नियम लिख दीजिए, काम हो जाएगा। परिपथ संबंधी नियम कह रहा है तो दूसरा नियम लिख देंगे कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध उस पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही किरचॉफ का आपका दूसरा नियम है, यानी परिपथ का नियम है, इतना लिख देंगे। उसके बाद फिर आपसे सवाल पूछी गई है भैया, ये सवाल तो ये वैसे क्वेश्चन 5 नंबर में आना चाहिए था, और यहाँ पे 3 नंबर में आया है, जान तुम्हारी लेगा। तो दिए गए व्हीट स्टोन संतुलन से तुम्हें बिंदु बी व डी के विभव, बिंदु बी व डी का क्या निकालना है, तुम्हें विभव निकालना है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, बिंदु बी व बिंदु एक उसको लॉक कर दिया जाए पहले, हाँ ठीक, बिंदु बी कह रहा, बिंदु बी व डी के बीच विभव निकालना है, एक चीज ये पूछ लिया है। फिर क्या करें, I1, यहाँ पे धारा I1 है, I1 व I2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी, जरा ध्यान से समझिएगा।
क्या है, एक चीज आपको ध्यान से उसने क्वेश्चन में ही कह दिया, अगर आपने क्वेश्चन पकड़ लिया, कह रहा है संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, संतुलित है। अगर मैं इसको ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको कह दूं R1 है, ठीक है, और इसको मैं कह दूं R3 है, ठीक है, और इसको मैं कह दूं R1 है, ठीक है, इसको मैं कह दूं R4 है, तो कह रहा है कि सॉरी यहां पे R2 है ये वाला, अगर R1 अपान R2 का अनुपात बराबर हो R3 अपान R4 का अनुपात बराबर है, तो व्हीट स्टोन मेरे भाई संतुलन अवस्था में है। तो देखो इसका जो अनुपात है 3/2 है, इसका भी तो अनुपात 3/2 है, 4/6 लिखोगे कट जाएगा, है ना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 3, मतलब दोनों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में। जब व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में होता है तो मैंने आपको सिखाया है कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। क्या ये आपको याद है? अब आपको याद नहीं है तो पर मैं कराऊंगा जरूर। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कैसे निकालोगे? सोल्यूशन यहां से लगा रहा हूं मेरे भाई, देखो ध्यान से, यहां से ध्यान से देखो, सोल्यूशन यहां से लगेगा। पूरे परिपथ का प्रतिरोध मतलब ये चारों जो चतुर्भुज बना है, तो R बराबर हमने आपको बताया था कि R1 R3 इंटू R2 प्लस R4 बटे इन चारों प्रतिरोधों को क्या कर दो, योग कर दो। क्या यही बताया था? मेरे से पढ़ोगे तो ये बार बार श्रेणी क्रम समांतर क्रम तुम्हें नहीं करना, डायरेक्टली यहां से प्रतिरोध निकल जाएगा। एक बार चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना पड़ेगा। R1 का मान मैंने देखो सबका मान बता दिया, R1 का मान 2, R3 का मान 4, R2 का मान 3 और R4 का मान 6 बटे क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, 10 5 15 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो R बराबर 6 त्रिक क्या हो जाएगा, 18, 18 बटे क्या हो जाएगा 5, इसको हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा भैया 3 दशमलव क्या आ जाएगा छट्टू, 3 पचे 15, 3 6 18, ये ओम आ गया। लेकिन ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं आया, क्योंकि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो मेरा भी, चित्र में ध्यान से देखो, सवाल एक बार मैंने करा रखा है, इतने पूरे का तुल्य प्रतिरोध तो आ गया, इतने पूरे का प्रतिरोध आ गया, लेकिन एक प्रतिरोध आपका और जुड़ा है 0.4 ओम, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, 0.4 ओम एक और प्रतिरोध जुड़ा है। तो आप ये तो क्या है, देखो ध्यान से सुनना, कैसे अब किस क्रम में जुड़ेगा, ये दोनों आपके किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। फिर अब जो अगला प्रतिरोध अब जो बचा है 0.4 जो मिल रहा है, वो इसके साथ किस में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में। इसी से वो फार्मूला बना है मेरे भाई, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आर तुल्य अब निकाले, आर तुल्य का मतलब क्या हुआ, अब पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालना, हालांकि वो 0.4 वोल्टेज नहीं होता तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध वही आर ही निकल जाता। चलिए फिलहाल तो आर प्लस क्या होगा, जो अभी अभी प्रतिरोध निकला 0.6, अब दशमलव आर जो है ना, चलो ऐसा कर देते हैं, अब यहाँ पे जो है श्रेणी क्रम प्रतिरोध दोनों जुड़ जाता है, तो भैया पहले तो जो दिया गया है वो कितना है, हमारा जो हमने निकाला है वो कितना है, आर है, ठीक है, प्लस कितना है, प्लस कौन सा जुड़ेगा वो प्रतिरोध, जो है 0.4, जो सेल के साथ लगा है 0.4, ठीक है भैया, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या है 3.6 और ये है 0.4, तो ओम हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 4 ओम आ गया। पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है, इस पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध पहले निकाल लिया हमने, कितना आ गया 4 वोल्टेज। अब हम इस पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है, यहां से ध्यान से देखो, यहां से जो धारा गई है वो कितनी है, आई है, तभी तो ये जाके यहां से I1 I2 में बटी है, तो I हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर हम I बराबर कहेंगे तो क्या होगा, V बाई R होगा। V कितना है, कुल प्रतिरोध कितना, कुल वोल्टेज कितना दिया है, 6 दिया गया है, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 1.5 एम्पियर आ गई, 1.5 एम्पियर धारा, हमारी कुल धारा कितनी आ गई 1.5 एम्पियर। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनो ना, अब यहां से जो धारा गई है, देखो यहां से जो धारा आई जा रही है, यहां बिंदु ए पर पहुंची, बिंदु ए पर जब पहुंची
तो I1 धारा हम कह रहे हैं वो किधर चली गई, बी की ओर, और I2 धारा हम कह रहे हैं किधर की ओर चली गई है, डी बिंदु की ओर। बताओ 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 बताओ, गई कि नहीं गई? तो क्या दोनों धाराएं I के बराबर होंगी? यस ना, I के ही तो बराबर होंगी दोनों धाराएं। यहां से हम लिख सकते हैं कि जो I1 है प्लस हमारी क्या है I2 है, वो किसके बराबर है, I के, और I का मान कितना निकाल, 1.5 एम्पियर। ये मेरे भाई समीकरण हमारा एक बन गया, बहुत काम का। इसी की हेल्प से हम I1 I2 का मान निकालेंगे। एक समीकरण बन गया, एक समीकरण बन गया मेरे भाई, एक समीकरण बन गया है। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर, यस सर। अब हमें एक समीकरण और बनाना है, ताकि हम क्या करें, ताकि हम क्या करें, धारा I1 I2 का मान निकाल लें, फिर विभवांतर का भी मान हमें निकालना है। बहुत सही। अब यहाँ पे दो तरीके हैं लगाने के। एक तो बंद पृष्ठ किरचॉफ का नियम लगा दो, बंद पृष्ठ से वहां से भी I1 I2 का एक समीकरण आएगा, इसके साथ सॉल्व कर दो। या फिर दूसरा एक और तरीका है मेरे भाई, मेरे पास क्या क्या तरीका है, जरा ध्यान से देख। अगर मैं बिंदु ए और सी, क्योंकि ए क्या है, पृथ्वी से जुड़ा है, जो तीसरा वाला बिंदु है वहां पे पृथ्वी से जुड़ा है, ए और सी का विभवांतर निकालते हैं। आइए ध्यान से सुनो आप, ग्रीन कलर का ध्यान से देखो। ए से मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं सी पे। सी वाला जो बिंदु है वो क्या है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, सबको पता है। तो हम ए और सी के बीच विभवांतर निकालेंगे। कहाँ निकाले, इधर निकाल रहे हैं, ठीक है। ए व सी के बीच विभवांतर, बहुत ध्यान से समझना भैया। ए व बी के बीच का विभवांतर, तो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना है। तो पहले हम क्या है, ए से कहाँ जाएंगे, बी पर, फिर बी से हम कहाँ जाएंगे, सी पर, यहीं पर तो जाएंगे। ए से हम जाएंगे बी पर, अब ए जो है, ए से हम जाएंगे बी पर, ठीक है। अब बी से फिर जाएंगे सी पे, तो हमें दो विभवांतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर? तो हम कह सकते हैं दो विभवांतर है, दोनों विभवांतर का योग कर देंगे, सी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, 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 ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम ए और सी का विभवांतर हमें जाने के लिए क्या है, हम लिख सकते हैं ऐसा कि वी ए बी प्लस वी बी डी बराबर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। ये वाला विभवांतर लिखा हमने, फिर ये वाला विभवांतर लिखा, यही तो लिखा है इधर देखो। ओ माय गॉड, देखो, वी ए बी प्लस वी सी का विभवांतर किसके बराबर होगा, जरा ध्यान से देखना। जैसे उधर जा रहे हो वैसे इधर भी तो जाओगे। वी ए बी का विभवांतर बराबर वी ए डी का विभवांतर बराबर क्या होगा, वी सी डी का विभवांतर, क्योंकि बी और सी पर जो बिंदु का विभव है वो समान है। जी वाले इसके अंदर कोई भी गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु अपना क्या है, संतुलन अवस्था में है। ध्यान से सुनना, तो यहां से हम इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, वी ए डी प्लस वी डी, वी डी सी का विभवांतर, दोनों विभवांतर मेरे भाई आपस में क्या है, बराबर है। दोनों विभवांतर आपस में क्या है, बराबर है। अब विभवांतर बराबर क्या होता है, आई आर, क्या होता है, आई आर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं मेरे भाई कि वी ए बी में आई आर क्या होता है, इसका आई आर कैसे निकालेंगे, तो आई तो हमारे पास दिया गया है, कितना है, I1 इसमें धारा प्रवाहित है, कितना वोल्टेज है देख लीजिए, वी ए बी में कितना वोल्टेज है, 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 6, और श्रेणी क्रम में है तो इसमें भी I2 धारा ही प्रवाहित हो रही है, क्योंकि बैलेंस है ना, तो I2 धारा इसमें जो है I2 ही प्रवाहित हो रही है। ठीक मेरा भाई, चलो आइए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2I1 प्लस 4I1 बराबर क्या हो जाएगा, 3I2 प्लस 6I2, क्योंकि धारा समान है। अब यहाँ पे धारा का हम जोड़ लेते हैं, I1 है यहाँ पे, I1 I1 I1, ठीक है। ये हो जाएगी कितनी अपनी, 6I1 बराबर क्या हो जाएगी, 8I1 I2, ठीक है। इसको कर देंगे 6I1 माइनस 8I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या यही हमारा बन रहा है मेरे भाई, क्या यही समीकरण हमारा बन रहा है? अरे देखते कि नहीं हो, अरे 8 नहीं 6 होगा क्या, 1 मिनट, मैंने गलत जोड़ दिया क्या यार, हाँ 7 3 9 होगा,
ठीक है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। 3 9 9 यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन कर लें, या फिर करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है, ना करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण हमारा कितना, समीकरण 2 हो गया। अगर अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं ना, तो यहाँ से हमें एक मान आराम से निकल आएगा, एक मान हमें आराम से निकल आएगा मेरे भाई, ठीक है सर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में I2, अगर समीकरण 1 में 9 से गुणा कर दिया जाए, कितने से गुणा कर दिया है, 9 से, जोड़ दें समीकरण 1 के साथ, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं समीकरण समीकरण 2 1 में 9 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर ठीक है, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस समीकरण 2 में क्या गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9I1 और प्लस 9I2, और क्या था भैया, और क्या था, इधर क्या था, जरा देखो बैक में क्या था जी, हाँ 1.5, यानी कि 1.5 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 नवैया और 15 नवैया 135, तो 13 दशमलव क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। इसमें गुणा करते, अब इसको इसमें से इसको घटा देते, इसको समीकरण 2 से घटाएंगे इसको गुणा करके, तो पहले तो समीकरण 2 लिखना पड़ेगा आपको, ऊपर लिख दिए समीकरण 2, 6I1 माइनस 9I2 बराबर क्या है, 0, यहाँ से माइनस कर देते हैं, माइनस जब करेंगे तो भैया यहाँ से, ओहो माइनस नहीं, जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, घटाना क्यों करना है, जोड़ने पर, और चलो यहाँ घटाना नहीं है क्योंकि माइनस पहले से, जोड़ने पर लिख दो, जोड़ने पर जोड़ेंगे, अब तो चिन्ह भी नहीं चेंज करना है, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो अब तो। ये हो जाएगा 9 6 15I1 हो जाएगा, ठीक है सर, और ये हो जाएगा कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 15 नवैया 135 हो जाएगा, यानी I1 का जो आपका मान आ जाएगा, I1 का जो मान आ जाएगा 0.9 एम्पियर आ जाएगा, एक मान आ गया, एक मान हमारा क्या है मेरे भाई, इतनी देर में अपना एक मान आ गया। घबराना नहीं भाई, सवाल तो भाई लगाना ही पड़ेगा। अब I1 का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 1 से लिखा देते हैं, समीकरण 1 से I1 का मान कितना रख देंगे, 0.9 प्लस I2 हो जाएगा बराबर 1 दशमलव क्या है, 5, तो I2 बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा क्या, 0.6 एम्पियर, ये एक दूसरा मान हो गया आपका। I1 I2 का मान मेरे भाई आ गया, देखो I1 I2 का मान मैंने निकाल दिया, मतलब 2 क्वेश्चन, अभी अभी हमें विभवांतर निकालना है, अभी भी हमें विभवांतर निकालना है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, सवालों को प्रैक्टिस करके जाओ। ये सवाल मैं कह सकता हूं कि ये सेम डाटा की सवाल आ सकती है, सेम डाटा की सवाल, विश्वास मानना भाई, ये सवाल आप करके जाना। ये हो गया। अब क्या है, इसमें विभवांतर भी निकालना है, तो बी व सी का विभवांतर निकाल लो, यही तो कह रहा है, बी व डी का विभवांतर, ठीक है। बी व डी का विभवांतर तो सेम आएगा ना यार, विभवांतर तो सेम आएगा, क्योंकि बी और डी पे विभवांतर सेम होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब कितना सेम आएगा वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, चलिए आइए निकाल लेते हैं। तो पहले बी से जो है, बी से सी तक का विभवांतर निकाल लेते हैं, फिर डी से सी तक का, बत एक ही है, चाहे हाँ सी तक का निकाले, पृथ्वी तक का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, विभवांतर हम कौन सा निकालने चल रहे हैं, बी से सी का विभवांतर, बी बिंदु से सी बिंदु का विभवांतर निकालना है, क्या निकालें, बी व सी के बीच विभवांतर, सी के ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा है, उसी का हमें निकालना है, के बीच विभवांतर, विभवांतर, देखो भैया बी व सी के बीच विभवांतर निकालना है, अच्छा तो क्या करा जाए, बोलो क्या करा जाए, कुछ नहीं सर,
आप लिखो ना VB माइनस VC लिख दो, यही तो होगा, VB माइनस VC बराबर किसके होगा भाई, यहाँ पे देखो ना, देखो भैया VB, VB का विभवांतर VC का विभवांतर किसके बराबर होगा, IR के बराबर। IR कितना है देखो, यही तो I1 है, सॉरी I1 यहाँ पे I1 और 4 यानी IR, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि I1 और I3 R3 यही तो प्रतिरोध है B और C के बीच में। आप देखो चित्र में, अब I1 का मान तुमने अभी निकाला कितना 0.9 और R3 का मान कितना था 4, तो 9 चौक 36। अगर इसमें 36 वोल्ट 3.6 वोल्ट आ रहा है तो मेरे भाई डेफिनेटली उतना मान उसमें भी आएगा। बी से सी निकाल लिया, अब हम बी से डी भी निकाल सकते हैं, सॉरी डी से सी भी निकाल सकते हैं। तो डी व सी के बीच विभवांतर, जो जो बात कह रहा हूं चित्र में देखो सब समझ में आए। हाँ चले गए यार, के बीच विभवांतर, सवाल बढ़िया है, टाइम ले रही है, ले ले बच्ची ले ले। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसको मेट दे रहा हूं क्योंकि काफी गोची पोची हो गया है ना। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से, अब ये वाले में कह रहा है, सिर्फ ये वाले में, इससे पहले मैंने इसमें निकाला था विभवांतर, ठीक है, क्योंकि वही पृथ्वी से सी ही जुड़ा है तो पृथ्वी से ही हमें निकालना है, ठीक है भैया। हाँ ठीक, तो भैया बस वही क्या लिखना है आगे, ये लिखना है VD माइनस VC का विभवांतर किसके बराबर होगा, I2 R4 के। भैया I2 का मान पॉइंट अभी निकाला था ना 6, और इसका मान 6 है, 6 छंग 36, 3.6 वोल्ट, मैंने बोला था ना यही आएगा। VD V माइनस VD C, तो भैया C का विभवांतर तो 0 है ना, C का विभवांतर तो 0 है, तो B बिंदु पर और C बिंदु पर विभवांतर सेम आएगा, क्योंकि संतुलन अवस्था में विभव क्या होता है, समान होता है, और C जो है ना उसका विभव 0 है, इसलिए VD बिंदु का विभव 3.6 और VB बिंदु का विभव 3.6 आपका सेम आए, इतना आपका आंसर भाई, इतना आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। देख लो, सो जो 3 नंबर की सवाल है भाई, इसको 5 में देना चाहिए था, 5 में देना चाहिए, तो आप सवाल पे मेरे भाई प्रैक्टिस करके जाओगे, अन्यथा आप जो है इस सवालों से दूर हो जाओगे। मैं मानता हूं कि ये सवाल आएगी, पक्का आएगी। आई होप कि आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम आगे बढ़ते हैं भैया इसमें। क्वेश्चन नंबर देखो घा है, 5 का घा, 5 का चल रहा है कि 4 का चल रहा है, 5 चल रहा है कि 4 चल रहा है, 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद, क्या है, बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो भाई ये डेरिवेशन है, आप बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं, वन शॉट डेरिवेशन में जाएं, चैप्टर नंबर 4 में ये मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ, चैप्टर 4 में वन शॉट डेरिवेशन में, कहाँ मिलेगा, वन शॉट डेरिवेशन, वन शॉट डेरिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट है। और ये भी श्रेणीबद्ध में LCR परिपथ की व्याख्या, LCR परिपथ की व्याख्या भी मैंने कहा कराया है, वन शॉट डेरिवेशन चैप्टर आप चले जाएंगे, चैप्टर आप चले जाएंगे 7 में, चाहे चैप्टर से पढ़ लें इसको चाहे वैसे पढ़ लें, दोनों आपको कराया गया, 2-3 बार करा दिए हैं, तो डेरिवेशन वाला काम आप खुद कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आई होप क्लियर कर लोगे ना, बोलो यस सर यस सर यस सर, सब लोग कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला प्रश्न आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला प्रश्न कहाँ गया जी, अरे यार आजा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला प्रश्न क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए, इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र लिखिए। 2ml, m बराबर 2ml, समरूप यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ, भैया टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। वन शॉट डेरिवेशन में जाइए आप, पहले चैप्टर में मिल जाएगा, चैप्टर कहाँ मिलेगा, पहला चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएगा ये डेरिवेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये बता दे रहा हूं, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है m बराबर 2ql, यही फार्मूला है बस। निगमन आपको चैप्टर नंबर 1 में मिले, बहुत आसान है भाई, कई बार करा रखा है, तो बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कराने लायक है कि द्रव्य तरंगे क्या है समझाइए,
डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। कणों की दैर्ध्य प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो भैया सबसे पहले आपको बताना है कि द्रव्य तरंगे क्या है। चलिए आइए देखिए, द्रव्य तरंगे क्या है भैया। द्रव्य तरंगे हेडिंग लगी है हमारी, क्या द्रव्य तरंगे। डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उन्होंने बताया कि प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, तो इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि क्या है तरंग की तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, इन्हीं तरंगों के या इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। और वहीं पे कुछ घटनाओं में व्याख्या की गई कि प्रकाश कण व तरंग दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। भाई इस चैप्टर का नाम ही ऐसे पड़ा है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। कुछ घटनाओं में प्रकाश को क्या माना गया है, कण, और कुछ घटनाओं में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है। उसी के बेस पे बताया गया कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। उसके बाद क्या है, तरंग दैर्ध्य का सूत्र पूछा है। उसके बाद मेरे भाई क्या है, तरंग दैर्ध्य का क्या पूछा है आपसे, सूत्र पूछा है। तो डी ब्रॉगली या दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आता है मेरे भाई एच। तो एच लेमडा बराबर एच बाई पी, सिर्फ सूत्र लिखना था बस, एच बाई पी। पी बराबर संवेग है तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो एच अपॉन एमवी भी लिख सकते हो, सिर्फ सूत्र लिखना था, इतना ही लिखना था। फिर अगले कह रहा है कि कणों की दैर्ध्य प्रकृति प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम। तो सीधा सीधा लिख देना है कि कणों की दैर्ध्य प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का जो नाम, जो प्रयोग था वो है डेविसन तथा जर्मन प्रयोग। डेविसन और जर्मन ने प्रयोग करके सिद्ध किया कि प्रकाश में कण की भी प्रकृति होती है और तरंग की भी प्रकृति, मतलब कणों की जो प्रकृति को प्रदर्शित करता, इन्होंने ही दोनों लोगों ने किया, किसने, डेविसन और जर्मन ने। ठीक है भैया, सीधा यहाँ एक नंबर में लिखना था। तो कहा पूछा गया है कि कणों की दैर्ध्य प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। सिर्फ प्रयोग का नाम क्या है, प्रयोग आपका क्या था, डेविसन तथा जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रयोग। यही इतना लिखना था। आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा मेरे भाई, 3 चीज पूछा था, 3 नंबर। आई होप कि आप क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा खाली हो गया है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके जोरदार आए हुए हैं। अब क्वेश्चन आपके क्या है मेरे भाई, जोरदार आया हुआ है। फिर से प्रश्न उत्तर नंबर है, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या आपका क्या है, 5 का ग। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अर्थ है। तो भैया नाभिक के दौरान, है ना, नाभिक के निर्माण के दौरान न्यूक्लियन को बांधे रखने की जो ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। काफी बार लिखा है, आप लिख सकते हैं, है ना, चैप्टर में जाके। अब यहाँ पे हमें मेन चीज मेरा क्या है, सवाल है। मेन चीज मेरी क्या है भैया, सवाल। सवाल में क्या दिया है, लिथियम Li6 और लिखा है N1। ठीक है, न्यूट्रॉन है, आइना फेरो क्या है, He यानी कि हीलियम प्लस क्या है 1s3 का मतलब है टाइट्रियम। इतना दिया है। उत्पन्न ऊर्जा जूल में गणना कीजिए, जूल में गणना करना है। चलो जूल में निकालो, एंगस्ट्रॉम में निकालो, कोई दिक्कत नहीं। जूल में निकालना है, जूल में गणना कीजिए। ठीक है, लिथियम का द्रव्यमान इतना दिया गया है, इतना दिया गया है। ठीक है, हीलियम का द्रव्यमान भी दिया गया है। ठीक है सर, और ट्राइटियम का भी द्रव्यमान दिया गया है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान दिया गया है, यानी सबका द्रव्यमान दे दिया गया है। सबका द्रव्यमान क्या है, दे दिया गया है। तो भैया एक काम करो, जब भी कोई रिएक्शंस वाली सवाल आए इसमें, तो आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड का पूरा द्रव्यमान निकाल लेना है, फिर राइट साइड का द्रव्यमान निकाल लेना है। ठीक है भैया, और दोनों द्रव्यमान के में क्या है, अंतर निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, अंतर। क्या निकाल लोगे, अंतर। तो अभिकारक के द्रव्यमान में उत्पाद का द्रव्यमान घटा दोगे तो द्रव्यमान क्षति आ जाती है। तो पहले क्या करें, दोनों पक्षों का द्रव्यमान निकालना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अभिकारक, जो हमारा इस साइड का होता है इसको अभिकारक कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अभिकारक, अभिकारक का द्रव्यमान। ऐसे सवाल के लिए बहुत आराम से करना है। अभिकारक का द्रव्यमान, उसको हम कुछ मान लेते हैं, M1 मान लेते हैं। वो कितना है हमारा, पहले तो ये चीज लिख दूं मैं, कितना है, लिथियम Li
6 प्लस क्या है 0 n1 यानी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ठीक है। तो सॉरी क्या लिख दिया मैंने, n1। अब दोनों का द्रव्यमान दिया है तो यमन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो भाई चित्र में आप देखना, लिथियम का जो द्रव्यमान है वो दिया गया है, एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूंगा। ठीक है, लिथियम का जो द्रव्यमान है ये है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये दिया गया है, ये दिखा, यस। तो ये आपको लिख देना कितना है मेरे भाई, 6.015126, ठीक है, प्लस यू है, यू मतलब यूनिट है उसका, यूनिट, प्लस किसका द्रव्यमान लिखना है, किसका किसका द्रव्यमान लिखना है, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखो यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप, ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये से यहाँ, यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट का मात्रक है, ठीक है भैया। इसका जो द्रव्यमान दिया है लिख दो आराम से, कितना है 1.008, 1.008, ठीक है, लिख दिया लिख दिया लिख दिया, 8665। ये दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप ऐड करेंगे भैया ये आ जाएगा आपका 7.02, आराम से आप ऐड कर सकते हो, 379 ए एम यू लिखो या यू लिखो, एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा यम1 आ गया। इसी तरह से हम राइट साइड का निकालेंगे, उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लेते हैं भाई। इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोई रिएक्शंस वाली सवाल आए तो आपको दोनों तरफ के द्रव्यमान निकाल के अभिकारक के द्रव्यमान में उत्पाद का द्रव्यमान माइनस कर दोगे, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर दोगे तो बंधन ऊर्जा आपकी आपके चरणों में, ठीक है भाई। इसको हम मान लेते हैं M2। ये कितना है, रिएक्शन देखो तो 2He4 प्लस 1S3, तो दोनों का द्रव्यमान दिया गया है कि नहीं, दोनों का द्रव्यमान क्या है, दिया गया है। तो देखो भैया, देखो हाइड्रोजन हीलियम का भी द्रव्यमान दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, हीलियम का द्रव्यमान ये दिया है, हीलियम का द्रव्यमान ये दिया है, ये ये दिया है, ठीक है, ये दिया है कितना, 4.0020604, प्लस जस्ट उसके बगल में दिया है किसका द्रव्यमान, पैट्रियम का, ट्राइट्रियम का, 3.01604 जब आप इसको ऐड करेंगे ना मेरे भाई, जब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, यह जगह 7.016 और नहीं 8653, ये आ जाएगा आपका AMU, लिख सकते हैं AMU, ये आ गया। अब क्या है, दोनों का द्रव्यमान क्षति निकालना है भाई। द्रव्यमान क्षति के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको चाहे तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं जूल में, चाहे इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बंधन ऊर्जा निकालना है ना, जूल में ऊर्जा, तो भैया हम यहाँ पे डेल्टा EB कहते हैं, वो होता है द्रव्यमान क्षति इंटू प्रकाश की चाल, द्रव्यमान क्षति इंटू प्रकाश की चाल से गुणा कर दो, या तो सीधा सीधा तो जूल में आ जाएगा, तो जूल में निकालना है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये रहा, इतना लिख दो। अब ये डेल्टा एम का मान कैसे निकालोगे भाई, एम माइनस एम वन, एम माइनस एम वन करोगे भाई, ठीक है, तो सी का मान अभी बाद में रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, M1 का मान कितना है, आपको 7.0237791, M2 का मान कितना है 7.08653 इंटू सी स्क्वायर का मान अभी रख देंगे, सी का मान इतना होगा भाई, ठीक है। जब आप इसको घटा देंगे, 1.00538 गुणे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है मेरे भाई आपकी 3 × 10⁻8, गुणा कर देंगे तो वर्ग करेंगे तो 9 × 10 क्या हो जाएगी आपकी 8, ठीक है सर, 16 हो जाएगा, सॉरी 8×2 = 16, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको करना क्या है, 9 से इसमें गुणा कर देना, क्या कर देना है, 9 से आपको गुणा करना, 0.00 किसमें 5 1 में और 5 3 1 8 में, ठीक है, गुणा कर देना है आपको किससे, 9 से। जब आप 9 से गुणा करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, यहीं पे सोल्यूशन कर दिया जाए।
ठीक है। जब आप इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.0462 और भी आ रहा है, बस इतना ही लिख सकते हो आप, इतना इतना जूल एनर्जी। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं एनर्जी को यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। आप चाहो तो दशमलव के एक अंक तक ले जा सकते हो, जूल में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1/6 × 10⁻¹৯ से भाग कर दोगे, तुम्हारा आंसर और बढ़िया आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस अभी इतना नहीं है, अभी और सवाल है। इस सवाल में इतना है। अब देखो भाई, दूसरी सवाल है गई। ये सवाल मैं आप लोग को दे दूं क्या? बोलो दे दूं क्या? दे दूं, बोलो 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 बोलो। एक बार सवाल तो आप लोग कर कर कम से कम। चलिए अगली सवाल जो है, हम डाटा लिख देंगे, मान बता देंगे, आज तुम सब लोगों से लगवाएंगे इसको, समझे? किसी धातु किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा गतिशीलता की परिभाषा कीजिए। ठीक है। एक चालक क्षण की लंबाई 1 मीटर है। पहले तो कह रहा है किसी धात्विक चालक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग और गतिशीलता को परिभाषित करना है। अनुगमन वेग और गतिशीलता का क्या करना है? परिभाषा देना है। तो क्या दे सकते हो? तो भाई अनुगमन वेग आपको पता है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसके प्रभाव से एक संरेखित दिशा में गति करने लगते हैं। और वही जो औसत नियत वेग है उसी को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत नियत वेग को ही क्या बोलते हैं? औसत नियत वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? औसत नियत वेग को ही क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। अनुगमन क्या है? वेग बोलते हैं। क्या तुम्हें ये बातें याद हैं? नहीं याद है भाई? तुम लोग को क्यों याद रहेगा? क्योंकि चैप्टर तो आप कभी पढ़ते नहीं। चैप्टर आप लोग तो क्यों कभी पढ़ते ही नहीं हो, तो कहाँ से याद हो बताइए? बताइए 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 बताइए, कहाँ से याद होगा? बताइए बताइए बताइए। कैसे याद करोगे? बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। हो गया? अब इस सवाल को हम लोग आगे करते हैं, इसको हम डाटा बताएंगे, करवाएंगे आप इसे, है ना? इसको कमेंट में आप आंसर देंगे जरूर हमें। ओह माय गॉड। चलिए, तो यहाँ पे पहले डाटा लिख दिया जाए, पहले डाटा पढ़ तो लो। सवाल क्या थी? एक चालक की लंबाई यल है, इतना है, विभवांतर 4 वोल्ट है, घनत्व दिया है यानी एन का मान है, प्रति मीटर क्यूब है, एन का मान है, प्रतिरोधकता यानी रो का मान दिया गया है, मुक्त प्लांट अपवाह वेग। चलो पहले जो जो दिया गया है वो लिखो, फिर फार्मूला सोचो और बताओ मुझे। तो पहले तो दिया है L बराबर 1 मीटर, ठीक है। V बराबर है 4 वोल्ट, ठीक है सर। फिर क्या दिया है? 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है यानी एन है। 5 एन बराबर दिया है 5 × 10⁻24 मीटर इनवर्स मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब है। और क्या दिया है? अरे यार, बार बार पलट जाता है। ये है 50 × 10⁻8, 50 × 10⁻8 है। और ये अपना प्लस में है भाई, ये प्लस में है। तो जो रो का मान है वो है 50 × 10⁻−8 ओम मीटर। एक बार पूरा आंसर, पहले डाटा मिलाने दीजिए। मीटर, ओम मीटर है ये, पूरा एक बार डाटा मिला दिए। 4 वोल्ट दिया है, एन का मान दिया दिया, आप एक पूछ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो कैसे कैसे लगाओगे छोटू लोग, लगाओगे बताओ जी, कैसे लगाओगे और कैसे लगाओगे छोटू, कैसे लगाओगे? क्या कह रहे हैं? अनुगमन वेग? अरे भाई गतिशीलता, अरे गतिशीलता क्या है? एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग होता है वही गतिशीलता कहलाता है। उसके लिए क्यों परेशान हो छोटू? छोटू, चलिए, तो हमें क्या पूछ रहा है? वीडी पूछ रहा है, बताइए कैसे करेंगे आप? एल का मान दिया है, रो का मान दिया है, ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, छोटा सिग्मा आ जाएगा। विभव दिया है, बताइए कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखो, एक तो फार्मूला होता है आई बराबर एन ई ए वी डी, ध्यान से सुनना। आई बराबर होता है एन ई ए वी डी,
ए नहीं दिया है, तो ये आई बाई जो ए हो गया ना, आई यहाँ से चलाएगा, सॉरी, ये जो ए दिया नहीं है तो ए नीचे चला आएगा, तो ये बन जाएगा एन ई वी डी हो जाएगा। आई बाई ए को क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, एन ई वी डी। अब जे बराबर तुम्हें ढूंढना है, जे बराबर तुम्हें ढूंढना है भैया। जे बराबर क्या होता है, जे बराबर ऐसा ढूंढना है जो तुम्हें मान दिया गया, जो तुम्हें मान क्या हो दिया गया। जे बराबर क्या होता है, तो जे बराबर कई फार्मूले होते हैं, जे बराबर कई सारे फार्मूले होती हैं। क्या लिख सकता हूँ, तो जे बराबर होता है क्या, आपको बता दूं, छोटा सिग्मा इंटू ई, और एन ई वी डी होता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे तुम्हें प्रतिरोधकता दिया गया था ना, प्रतिरोधकता। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देखना, रो का मान कितना है, एक बटे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी बाई एल, एन ई वी डी। अब यहाँ से हम जब वी डी बराबर निकालेंगे, देखो फार्मूला कैसे बन रहा है, तो हो जाएगा वी बराबर एन ई रो और एल। ये फार्मूले से आप रखेंगे तब सवाल आए, इस तरह के सवाल देखा घुमा के पूछी है। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं कि वी डी बराबर जो फार्मूला यूज करेंगे, वी बटे, देखो ना, ई बराबर क्या होता है, वी बाई एल नहीं होता है, अरे यही तो होता है जी, यस यस यस। और छोटा सिग्मा बराबर एक बटे रो नहीं होता है, हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, एन ई रो एल। क्या अब तुम मुझे आंसर ला के दे सकते हो इसका, अरे अब तो बोल दो यस सर। ये तुम्हारा एक फार्मूला है भाई। अब इस पे सारे के सारे मान रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। इस आंसर को मेरे भाई सब लोग कमेंट करेंगे, इस आंसर को सब लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। इसको कैसे मैंने निकाला, कैसे मैंने निकाला, एक बार आपको तो अच्छे से बता दे रहा हूं। देखो, तो डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं है। देखो, हमें पता है कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो आई और ए चलाएगा नीचे, ये हो जाएगा एन ई वी डी। और ये आई बाई जो ए है ना मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं क्या, जे, धारा घनत्व को पता होगा, यानी ई वी डी है। ये नया फार्मूला देखो निकल गया, डायरेक्ट हम इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन अब जे बराबर होता है छोटा सिग्मा इंटू ई। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें रो तक जाना है, बराबर एन ई वी डी। ठीक है सर। अब छोटा सिग्मा बराबर का एक बटे रो, एक बटे रो होता है ना, ये उल्टा। अब ई बराबर वी बाई एल नहीं होता है, बराबर एन ई वी डी। तो वी डी बराबर कहेंगे तो यानी इधर चला आएगा, तो वी डी बराबर नहीं होगा, वी बटे एन ई रो एल। इसी पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसी पर रख दो, सारे के सारे आंसर क्या होंगे, आ जाएंगे बहुत ही बढ़िया से। मैंने डाटा पूरा बता दिया। ठीक है, आई होप क्लियर। ये मैं हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। चले, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या, देखो ये क्वेश्चन हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक पदार्थ का उदाहरण सहित दीजिए। तो ये लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये पदार्थ तो आप आराम से लिख सकते हैं। नहीं, चैप्टर 5 में चले जाइए, आराम से आपको पढ़ाया गया है, वहां से लिख लें उदाहरण सहित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। तो भैया देखो, अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करना है, बहुत ही सरल चीज है। आप वन शॉट, फिर से मतलब वन शॉट डेरिवेशन में जाइए, वन शॉट डेरिवेशन में आप जब जाएंगे, वन शॉट डेरिवेशन में जाएंगे तो चैप्टर में कहा जाएंगे, चैप्टर जाएंगे आप 9 में। ये पहला ही डेरिवेशन मैंने इसको कराया, पहला ही डेरिवेशन मैंने इसको कराया, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो ठीक है, यहां से कर लेना। तो 5 वाले भी क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। जो सवाल है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि वो सारी बताई जाए। ठीक है, जिस पर हमें प्रैक्टिस करना है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला प्रश्न है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। भाई 2 बार करा चुका हूं, फिर से वही वन शॉट में जाइए, चैप्टर जाइए आप कितने, 10 में। वन शॉट डेरिवेशन प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, चैप्टर नंबर 10 में यही सेम क्वेश्चन आपको गया है। एक परावर्तन की व्याख्या करने के आता है, एक अपवर्तन की, तो मैंने वहां दोनों को कराया है। ठीक है भाई, दोनों को आपको तैयार करना है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, हालांकि दोनों में से करना एक ही है, पर अभी हम बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो हमें अभी तो हम दोनों करेंगे प्रैक्टिस। तो दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इसको पूरा कर दिया। वो वाला क्वेश्चन ऊपर वाला आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो उसमें हमें परेशानी होना, हमें ये देखना है। ये वाला क्वेश्चन अथवा वाला क्या कह रहा है कि देखो,
प्रकाश व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर समझाइए। पहली चीज, पहले अंतर समझाओ। मैंने यहाँ पे लिख दिया व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। तो देखो, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो समान होती है, जबकि विवर्तन के केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है। फ्रिंजों में दीप्त अदीप्त फ्रिंजों, दीप्त होती है फ्रिंज, चमकीली पट्टी जिसे कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज जिसको बोलते हैं काली पट्टी। ठीक है, तो दो पट्टियां होती हैं। तो व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, जबकि मैंने लगा दिया है विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है उसकी तीव्रता केवल समान होती है, अधिक होती है। ठीक है, दूसरा अंतर, व्यतिकरण में दीप्त हो या अदीप्त हो फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, पर विवर्तन में, जबकि विवर्तन में उच्चिष्टों और न्यूनष्टों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तीसरा उदाहरण, तीसरा अंतर, व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता बिंदु पूर्णता काले होते हैं। तो व्यतिकरण की घटना में जब न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पर पूर्णता क्या होते हैं, काले होते हैं, जबकि विवर्तन की न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णता काले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, याद रखना है आपको, नहीं होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक। क्या इतनी बातें क्लियर है? ये तो हो जाएगा आपका अंतर पहले। अब यहां पे प्रश्न में क्या कह रहा है अगले, कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में व्यतिकरण की पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। निगमन करने के लिए नहीं आता भाई, फ्रिंज की चौड़ाई के निगमन करने के लिए नहीं आता, वो हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए लिखने का आया है। तो व्यतिकरण यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या है, जरा मैंने लिख दिया है आपके लिए। सूत्र क्या है, लिख दिया है क्या, कि W बराबर होता है लेमडा डी बटे स्मॉल डी। कौन सी चीज क्या है मैं बताऊंगा, उससे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल W है, तरंग दैर्घ्य लेमडा और पर्दे की दूरी के समानुपाती होता है, तथा स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर स्रोतों के बीच की दूरी जो है वो डी है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा पर्दे तथा स्रोत के बीच की दूरी को कैपिटल डी कहते हैं। और प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो है लेमडा। यहाँ पे जो तीनों चीजें लिखी है तो मैंने लिख दिया। फिर आपसे कह रहा है कि इस झुर्रियों के बीच में अंतर तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मेन चीज तो वही है, का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे देखें। तो भैया फ्रिंज की जो चीज, फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो तीन बात पे निर्भर करेगी। एक, कि जो फ्रिंज की चौड़ाई W है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ा रहे हैं तो W का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब उसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो W पर भी निर्भर करता है, फ्रिंज जो है तरंग पे भी निर्भर करेगी W, यानी W मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। दूसरी चीज का, फ्रिंज की जो चौड़ाई है पर्दों को स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो वही लिख दिया गया नीचे। स्रोतों के बीच की दूरी बढ़ने पर पट्टी, यानी कि कौन सी पट्टी, चमकीली हो या काली पट्टी हो या दीप्त हो या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है घटने लगती है। क्यों घट रही है, क्योंकि स्रोत के बीच की दूरी बढ़ रही है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। अगला है मेरे भाई क्या, कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी के समानुपाती है। तो पर्दे की दूरी, पर्दे को दूर ले जाने पर पट्टी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप पर्दे से दूर जाएंगे चौड़ाई भी उतनी, पट्टी की क्या हो जाएगी, चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई भी उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इतना आपको आंसर लिखना था मेरे भाई। आई होप कि क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहले तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश के किस प्रकृति को पुष्टि होती है ये बताना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उत्सर्जन संबंध आइंस्टाइन का समीकरण लिखना है, तथा इसके आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम को संक्षिप्त में लिखिए। तो भैया चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट डेरिवेशन में फिर से जाएं। अगर 1 शॉर्ट डेरिवेशन में जाएं, चैप्टर कितने में जाएं, चैप्टर जाएं आप 11 में। चैप्टर 1 शॉर्ट डेरिवेशन चैप्टर 11 में जाएं प्लेलिस्ट में, वहां पे इसका जवाब बहुत ही बढ़िया से बताया गया है। क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, जो रिपीटेड है मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट आप करें अपने से। दूसरा वाला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, हालांकि करना इसमें एक ही है। क्या न्यूक्लियन से क्या समझते हैं, पहले तो बता दो न्यूक्लियन से क्या समझते हैं, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, पहले दो क्वेश्चन पूछ लिए। तो भैया हम कहते हैं न्यूक्लियन क्या कहते हैं, तो परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग न्यूक्लियन कहलाता है। जो न्यूक्लियन होता है वो एक्चुअल में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ये कह दिया। फिर नाभिक की द्रव्यमान संख्या पूछ रहे हैं, तो हमने हेडिंग लगा दिया नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या, किसी परमाणु में जितने भी न्यूक्लियन की संख्या उपस्थित है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक की द्रव्यमान संख्या।
ध्यान से सुनना, न्यूक्लियॉन क्या है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूक्लियॉनों की संख्या का कुल योग है। ठीक है, तो न्यूक्लियॉनों की जो द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन, इन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का योग। उसके आगे इसमें क्या पूछ रहा था, नाभिक की द्रव्यमान संख्या तथा त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या तथा त्रिज्या में संबंध, तो भैया हम आपको बता दें, जो नाभिक की त्रिज्या आर होती है उसकी द्रव्यमान संख्या ए की क्या ए पर निर्भर करती है। नाभिक की जो त्रिज्या है वो उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर बराबर होता है आर नॉट ए पावर एक बटे 3। आपको इसको नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ाया गया। ठीक है, और आर नॉट का एक फर्मी नियतांक है जिसका मात्रक जिसका मान 1.2 गुणा 10 घात माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और पूछा है आपसे, कह रहा है कि दर्शाइए कि घनत्व, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बताना। देखो 4 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन आइए आगे देखते हैं। कह रहा है, तो देखो एक चीज हमें पता है कि इसमें नाभिक का घनत्व हमें दर्शाना है, बताना है, तो मैंने पहले से ही लिख दिया है। जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो m कैपिटल M, न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान स्मॉल m, और नाभिक के द्रव्यमान संख्या का गुणनफल होता है। जो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान स्मॉल m और द्रव्यमान संख्या m के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो जाएगा हमारा नाभिक का द्रव्यमान, यानी नाभिक का द्रव्यमान हमारा कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू ए निकलेगा। ठीक है, एक चीज हम जानते हैं कि नाभिक वी नो दैट कि आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या का फार्मूला अभी अभी मैंने पीछे लिखा था, ये लिख दिया। का होल स्क्वायर करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, आर पे लग जाएगा, तो ये मेरे भाई नाभिक का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे। अब नाभिक का हमें निकालना है घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन किसका द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बटे आयतन। तो नाभिक का जो द्रव्यमान m इंटू ए है, ऊपर सबसे पहली लाइन, और नाभिक का आयतन मैंने अभी अभी ये देखो यहाँ निकाला है, दोनों को रख दिया, ए से ए यहाँ पे मेरे भाई कट गया, 3 ऊपर चलेगा, 3m बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये क्या आ गया आपका, नाभिक का घनत्व आ गया। लेकिन हमसे क्या आ रहा था प्रश्न कि सिद्ध ये कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सूत्र में ध्यान से देखो, क्या द्रव्यमान संख्या है, नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। बोले कि क्यों, क्योंकि दिए गए सूत्र में या जो मैंने सूत्र निकाला है उसमें द्रव्यमान संख्या नहीं है, द्रव्यमान संख्या दिए गए सूत्र में है ही नहीं, इसलिए नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। क्या इतनी अच्छे से आप लिख पाएंगे, इतनी अच्छे से आपको वहां लिखना है भाई, ऐसे हेडिंग लगा लगा के। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर है, चलिए। तो देखो भैया, ट्रांसफार्मर जो बेसिक क्वेश्चन है मैं बता दूंगा। ट्रांसफार्मर कह रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको बता देना है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, खत्म। ये लिख लो आप, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो सबसे पहले सुनना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है परंतु धारा के मान को कम कर देता है। इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इतना लिख दोगे, बोलो यस सर। दूसरा है अपचाई, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है परंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। इसमें द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम होती है, प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या ज्यादा होती है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर मैंने बहुत 2-3 बार पढ़ाया है, अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से वहां समझ पाएंगे। फिर क्या कह रहा है इसी में, देखो मैं बता, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा हमारा बच जाएगा। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर से होने वाली 2 प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर से होने वाली हानि को हम लिख सकते हैं, पहली हानि तो हम लिख सकते हैं सैथिल्य जो है ताम्र हानि, तांबे के तार के द्वारा भी क्या होती है, ट्रांसफार्मर में हानि होती है। तांबे का तार है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध जो है उष्मा को ऊर्जा के रूप में क्या करता है, क्षय करता है। ठीक है, एक ये लिख देना। दूसरा लिख देना भंवर धाराओं से हानि, भंवर धाराओं से हानि, क्रोड को जितना अच्छे से पटलित करेंगे उतना ही क्या होगा, हानि क्या होगी हमारी, कम होगी। तो ये 2 हानि आप भंवर धाराओं से हानि लिख सकते हैं, और दूसरी लिख सकते हैं तांबे के तार से हानि होती है। ठीक है भैया, बाकी इसका उपाय, बाकी हर चीज मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, आप आराम से कर सकते हैं। मैं इसमें मेरे भाई करने वाला हूं सवाल, मैं इसमें क्या करने वाला हूं मेरे भाई, सवाल करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, सवाल। सवाल हमारी देखो प्रश्नों हो, ये कैसे मार्कर चल गया जी, कौन सा कलर ले लिया मैंने जी। प्रश्न उत्तर संख्या क्या है मेरे भाई, 8।
8 का पहला कर रहे हैं। सवाल ध्यान से देखना है, ध्यान से सवाल जरूर करना है। कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली की फेरों की संख्या का अनुपात एक 10:1 है। तो जो एनपी है मेरे भाई और जो एनएस है वो अपना दे दिया है कितना, 10/1। ठीक है सर। फिर कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में इतना विभव 220 वोल्ट, यानी ये दे दिया है वोल्टेज जो दे दिया गया है, वीपी दिया है कितना, 220 वोल्ट। ठीक है सर। फिर कह रहा है आपूर्ति है द्वितीय कुंडली में जो विभवांतर प्रतिरोध दे दिया है, सॉरी द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है, तो यानी आर जो दिया है वो हमारा कितना है, 220 ओम है। ये देखो ओम है, ये ध्यान से सुनना, नहीं तो वोल्टेज समझ लो से जुड़ा है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, आईपी पूछ रहा है। तो पहले भैया हमसे आईपी पूछ रहा है तो हमें पहले आईएस निकालना पड़ेगा। हमें पहले क्या होना पड़ेगा, आईएस निकालना पड़ेगा। तो देखिए मेरे भाई क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं ये काम, पहले तो हम वीएस निकालेंगे। देखो एनपी जो फार्मूला एनपी अपान होता है एनएस बराबर होता है वीपी अपान वीएस, वीएस। तो यहाँ से वीपी अपान वीएस हम कह देंगे बराबर क्या होगा, 10/1, क्योंकि इसका मान दिया है। अब यहाँ पे वीपी का मान भी दिया है, वीपी का मान कितना है, 220। वीएस का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, वीएस दूसरे वोल्टेज 10/1। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से हम कह देंगे कि जो वीएस आ रहा है, यहाँ से जो कह देंगे कि यहाँ से हम कहेंगे जो वीएस है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वीएस हमारा 22 वोल्ट आ गया। ये वीएस हमारा आ गया। अगर वीएस आ गया तो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध दिया है, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध दिया है ना, आरएस कह रहा है ना द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध। तो यहां से हम आईएस निकाल सकते हैं। आईएस बराबर क्या होगा, वीएस अपान आरएस। वीएस तो वही निकाला मैंने 222, ठीक है 22। अब आरएस का मान 220 था, 220 22 से कम 22 यानी 10, 1/10 हो जाएगा, यानी धारा हमारी 0.1 एम्पियर आ गई। ये वीएस आ गई। अब हम निकाल सकते हैं प्राथमिक कुंडली में धारा। कैसे सर, कैसे 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 कैसे, चाहे जैसे निकालो आराम से। तो ये पता है ना कि फार्मूला क्या होता है, अच्छे से पता है कि एनपी अपान एनएस जो होता है वो धारा क्या होती है, आईएस अपान आईपी। धारा क्या होती है, अलग होती है थोड़ी सी, इसकी उल्टी होती है। तो इसका मान 10/1 है। चाहे वोल्टेज का यूज करो चाहे एनपी अपान एनएस का। आईएस का मान तो हमने निकाल लिया है, कितना है 1/10, यानी 1/10 हो जाएगा आईपी, 1/10 आईपी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 आईपी बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से डिसएम्प्लॉय करेंगे, आईपी बराबर कितना हो जाएगा 1/100। तो यहाँ से कहेंगे तो क्या होगा, एक धारा कितनी हो जाएगी, 0.01 एम्पियर आ जाएगी। ये आ गई। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो क्या आप आराम से कर लोगे, क्या आप आराम से कर लोगे, कर लोगे मेरे भाई, कर लोगे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त कीजिए, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो भैया बहुत आसान निगमन है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, संधारित्र क्या है, संधारित्र आपको लिखना है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक टी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये बहुत फेमस फार्मूला, न जाने कितनी बार इसको निगमन कराया है मैंने। आप इसको जो है प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर 3 से कर लें, वन शॉट डेरिवेशन से कर लें, चाहे चैप्टर से कर लें, चैप्टर नंबर 2 से, दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 से ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार एवं आकृति में परिवर्तन किए बिना आवेश की मात्रा को क्या करता है, संचित करता है, उसको संधारित्र कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं। किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो भैया सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ के माध्यम हो के, तो ये जो सी है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, के भी समानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत का समानुपाती होता है। किन किन बात पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर धारिता निर्भर करती है। आराम से कर सकते हो भाई, उसको मैंने कराया भी है। ठीक, ठीक है। ये हो गया 8वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां।
9वां क्वेश्चन है, ये कर ले, ये हमारा चैप्टर हो जाए, ये हमारा पेपर अनसॉल्व हो जाएगा, खत्म। तो देखो क्या है 9वें क्वेश्चन में, क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। सबको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उसे कहते हैं जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जावक्रीय दोलन करते हैं, लंबवत जावक्रीय दोलन करते हैं, उसके क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। आराम से आपको चैप्टर नंबर आपको 8 में मैंने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं वहां से। फिर कह रहे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणधर्म का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का गुणधर्म लिखना है भाई, कई सारे गुणधर्म लिख सकते हो इसके, बहुत सारे गुणधर्म है। या इसके चलने के लिए भैया माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड से चलती है। चैप्टर नंबर 8 में आप जाइए, आराम से पढ़ लीजिए। अनुप्रस्थ प्रकृति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, तो 3-4 आपको लिख देना है, बहुत ही ज्यादा नहीं लिखना है। हमें करना है मेरे भाई सवाल, सवाल करना है। प्रश्न उत्तर संख्या 9, प्रश्न उत्तर संख्या क्या करना है, 9। ठीक है सर, सवाल देख लीजिए बस, सवाल पहले लिख लो। बी वाई बराबर दिया गया है 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻8 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, 300 पाई एक्स, ठीक है। क्या दिया, टेस्ला, ये दिया गया है। क्या कह रहा, क्या क्या पूछा, पहले ये ध्यान दे लो कि तरंग का तरंग दैर्ध्य तथा दोलन वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, तरंग के संचरण दिशा को भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमसे तो पहले, सबसे पहले तो हम भाई क्या निकालेंगे, तो देखो पहले हमें तरंग का समीकरण पूछा है, तो हम तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते हैं। चलो तरंग दैर्ध्य पहले निकाल देते हैं आपके लिए। तो तरंग दैर्ध्य जो है लेमडा बराबर होता है 2π/k, क्या होता है 2π/k, के क्या है, संचरण नियतांक है। 2π मतलब 3.14, के का मान क्या है मैंने बताया है। देखो जब भी कोई इस चैप्टर की सवाल आए, तो यहाँ पर जो भी एक्स वाई जेड का गुणांक होता है, जो भी एक्स वाई जेड का आपका क्या होता है, इसमें दो, जो भी एक्स वाई जेड का गुणांक होता है वही आपका के का मान। जो टी का गुणांक होता है वो ओमेगा होता है, कोणीय आवृत्ति, मैंने कई बार बताई है। इसमें जो टी का गुणांक है, यहाँ पे जो टी का गुणांक है वो ओमेगा है, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड का गुणांक है वो एक्स का यहाँ पे गुणांक है, तो वो है के है। ये अपना के है, ये अपना ओमेगा होता है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे 2π तो है, अब देखो के का मान कितना है, 300 पाई, 300 पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 2/300। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, -2 ऊपर चला जाएगा। या फिर हम लेमडा बराबर इसको लिख सकते हैं, भाग देंगे 3×18 दशमलव में आ जाएगा, 0.6, पर 3×18 मतलब 6 जाएगा बार बार, तो 7 लिख सकते हैं, गुणे 10 के घाते -2। अगर हम इसको और थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6.7 × 10⁻⁶ या 6.7 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। पहला आपका आंसर आ चुका है, एक आंसर, तरंग दैर्ध्य मैंने निकाल दी। अब आपसे वैद्युत क्षेत्र का समीकरण पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें आयाम निकालना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम कैसे होगा, तो देखो दूसरी चीज, सी बराबर होता है E0/B0। तो हमें E0 चाहिए, तो E0 बराबर हो जाएगा C × B0। अब यहाँ पे C का मान कितना है, प्रकाश की चाल सबको पता है। B0 का मान, जो जो साइन के पहले मान होता है वही B0 का मान होता है, जो साइन के पहले मान होता है वही B0 का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे 10 के घाते कितना है, -6। तो यहाँ से हम कहेंगे तो आते हो जाएगा 6 चौक 8 त्रिक का 24 गुणे 10 के घाते 2, यानी इसको हम 2400 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा E0 आ गया, तो हम समीकरण लिख सकते हैं। तो जो समीकरण होगा वो हमारा होता है इस तरह से, के ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। अब यहाँ से E का मान हम लिख सकते हैं, E0 का मान कितना आया 2400, साइन ओमेगा टी का मान नहीं चेंज होता, 2 गुणे 10 के घाते -+11 ही रहेगा टी, और
के का भी मान आपका वही 300 पाई रहेगा एक्स, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। लेकिन हमें ये बताना है इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। देखो जो तरंग है हमारी एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है, क्यों, जो भी एक्स वाई जेड लिखा है ना वही तरंग की दिशा होती है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे 300 पाई एक्स लिखा है, एक्स का मतलब है कि किरण जो है एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। अब देखो एक्स अक्ष के धन दिशा में चल रही है कि ऋण दिशा में, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे जब ओमेगा और के का मान धनात्मक है, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो एक्स अक्ष के ऋण दिशा हो जाएगी, या दोनों विपरीत प्रकृति के एक्स अक्ष के धन दिशा पे। यहाँ पे ओमेगा और के क्या है, दोनों समान प्रकृति के, दोनों धनात्मक धनात्मक है, तो इसलिए यहाँ पे जो तरंग है एक्स अक्ष के ऋण दिशा में चल रही है। और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा फिर, तो देखो जो चुंबकीय क्षेत्र वाई एक्सिस पर है और तरंग हमें पता चल गई एक्स एक्सिस पर है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, सीधी सी बात है, किस दिशा में होगा भैया, जेड अक्ष पर होगा ना, तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा जेड अक्ष की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया से आपने क्लियर कर दिया, बहुत सारी चीजें ये क्लियर हो गई। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तो देखो भैया है, दिष्टिकरण से अर्थ बताइए, दिष्टिकरण का अर्थ बताइए, रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं। पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टिकारी का आरेख बनाइए, इसकी कार्य विधि संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मेरे भाई 14वां चैप्टर खोल लो, चैप्टर 14, चैप्टर क्या मैं कह रहा हूं 14 लास्ट का, एक लास्ट वाली वीडियो से पहले वीडियो में मैंने कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि पीएन संधि डायोड तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बताया है, तो आप वहां से इसको लिख लें और तैयार कर लें। दृष्टिकारी क्या है, मतलब एक ऐसी युक्ति जिसमें हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में, डीसी को एसी में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है भैया, एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, दृष्टिकरण की होगी, और ये चीजें आप वहां से कर लेंगे मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया है एकदम। पूरा ग्राफ व्राफ सब कुछ बनाया गया, तो उसमें निर्गत निवेशी और निर्गत विभव का ग्राफ भी आपको बताया गया है, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो मेरे भाई। ये हमारा क्या अनसॉल्व पेपर हो गया पूरी तरह से सॉल्व। अब कोई डाउट है तो आप बताइएगा मेरे भाई, जो अब मैंने छोड़ा है क्वेश्चन वो आपके डेरिवेशन के हैं, वो मैंने कई बार करा रखे हैं, आपको मैंने बता भी दिया कहाँ मिलेगा, वो आप वहां से आप तैयार करिए। ठीक है भैया, अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिलेंगे एक दूसरे सीरीज के साथ, एक दूसरे अनसॉल्व पेपर के साथ। अनसॉल्व पेपर करते रहो भाई, इसी से आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने लगेगी, यही आपका प्रैक्टिस करवाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, कितना रिक्वायर हमें आंसर देना होता है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना है, बाकी कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।